हरिओम। मैं कुमारी नमिता। आज हम लोग अष्टम का पाठ श्रव्य वेश में पढ़ाने वाली हूँ। यह पाठ में बताया गया है कि किस तरह हमें अच्छे वेशभूषा धारण करना चाहिए। इसमें महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा सत्य की खोज सत्य के प्रयोग से लिया गया है। गांधी जी अपने सारे कार्यों को सत्य के प्रयोग नाम दिया है। यह अंश उसी से अवतरित है। गांधी जी भी कुछ क्षणिक दुर्बलताओं के शिकार हुए, पर उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इंग्लैंड में रहकर वे किस तरह अपने खान पान, पहनावा, रीति रिवाज संबंधी समस्याओं का समाधान करते रहे, इसका वर्णन उन्हीं की लेखनी से प्रस्तुत है। यहाँ पर गांधी जी जब इंग्लैंड जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वकील बनने की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वहाँ किस तरह वो पश्चिमी सभ्यता की ओर मोहित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे भी पश्चिमी सभ्यता में ढल जाना चाहिए। और वे किस तरह पश्चिमी सभ्यता को वो अपनाते हैं और बाद में जब उन्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर वो अपने संस्कृति में लौट आते हैं। प्रस्तावना है। प्रस्तुत पाठ गांधी जी के आत्मकथा से ली गई है। उन्होंने अपने सारे कार्यों को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। इस पाठ के माध्यम से वे कहते हैं कि किस तरह मैं सभ्य बनने के चक्कर में पश्चिम की सभ्यता को अपना रहा था। यानी यह कहना चाहते हैं कि किस तरह वो सभ्य बनना चाहते थे, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते थे, और वो सोचते थे कि पश्चिमी सभ्यता में कोट पहनना, नाचना, गाना, ये सारी चीज़ें सभ्य में गिने जाते हैं और वे भी उसी तरह बनना चाहते थे। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। जैसे पहला है, गांधी जी को अन्नाहार पर श्रद्धा बरती गई। गांधी जी शाकाहारी थे, वो हमेशा दाल चावल अन्न का ही ग्रहण करते थे, लेकिन उनके इंग्लैंड जाने पर उनके बहुत सारे मित्र थे जो मांसाहारी थे, और भी गांधी जी हमेशा अपने मित्रों को समझाते थे कि शाकाहारी भोजन ही आवश्यक है, शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। दूसरा बिंदु है, गांधी जी ने अपने प्रयासों से एक मित्र की चिंता दूर की। वे जो मित्र थे वो हमेशा गांधी जी को लेकर चिंतित रहते थे। कहते थे ये शाकाहारी है, इसके लिए यहाँ भोजन मिलना मुश्किल है, इसे अपने अनुसार ढालना पड़ेगा। वो हमेशा कहते थे कि तुम यहाँ की तौर तरीके को अपनाओ, लेकिन गांधी जी ने अपने मित्र को समझाया और कहा कि नहीं, मैं शाकाहारी ही ठीक हूँ, और उनकी चिंता को वो दूर करते हैं। तीसरा बिंदु है, गांधी जी ने सभ्य के तौर तरीके सीखने के लिए छिछला रास्ता अपनाया। जब मित्र ने जब कहा तो उनके मन में भी ये बात बैठ गई कि मुझे भी सभ्य बनना चाहिए, और वे सभ्य बनने के लिए क्या करते हैं, घटिया तरीका अपनाते हैं। छिछला मतलब घटिया रास्ता अपनाते हैं और बहुत सारे उस तरह के उलूल झुलूल काम करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। चौथा बिंदु है, सभ्य बनने के सनक कोई 3 महीने चली। यानी गांधी जी जब सभ्य बनना चाहते थे तो ये जो सनक थी उनकी, ये जो उनका जिद था, वो 3 महीने तक ही चली। उसके बाद उन्हें आत्मबोध हो गया और वे सभ्य बनने की जो सनक थी उसे छोड़ दी। और अंतिम में 5वां बिंदु है, पश्चिम की सभ्यता उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अपने मित्रों को दे दिया। जब उन्हें आत्मबोध हुआ तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो सभ्य बनने के लिए उन्होंने किया था वो उन्होंने अपने मित्रों को दे दिया। यह कहते हैं गांधी जी कि अन्नाहार मेरी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। कहते हैं कि शाकाहारी बनना मेरे लिए, मैं शाकाहारी ही था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे और भी शाकाहारी बनने की जो श्रद्धा थी वो बढ़ती चली गई। उन्होंने बहुत सारे बुक उसके लिए पढ़े। उन्होंने सॉल्ट की किताबें भी पढ़ी, बहुत सारे पुस्तकें खरीद कर पढ़ने लगे कि शाकाहार भोजन से क्या क्या फ़ायदे हैं। उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी डॉक्टर एलिसन के, आरोग्य विशेषज्ञ लेखों में से अच्छी पुस्तक थी, जिसमें दिया गया था कि दवा के बजाय केवल भोजन के हेर फेर से ही रोगी चंगा हो सकता है। यानी कि अगर हम खान पान पे अपने बदलाव करें, अच्छा से खाना खाएं, समय पे खाएं, तो हमें दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
इस तरह वो हमेशा अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ा करते थे। तभी उनके मित्र के बारे में वो कहते हैं कि मेरे बारे में एक मित्र की चिंता अब दूर नहीं हुई, अब तक दूर नहीं हुई। कहते हैं कि मेरे मित्र एक हैं जो बहुत चिंता करते थे गांधी जी के, क्योंकि वो शाकाहार थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी ने उनसे समझाया कि मांसाहार नहीं बनो, तुम भी शाकाहार बन जाओ। तो उनके मित्र ने कहा कि मैं मांसाहारी बन गया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, कमज़ोर क्या, मैं भोंदू भी हो जाऊंगा। ये उनकी सोच थी। वो ये भ्रम में था उनके दोस्त का, उनके मित्र का, कि मांसाहार ना करने से कमज़ोर हो जाऊंगा और भोंदू भी हो जाऊंगा और अपने समाज में यानी अंग्रेज़ समाज में हिल मिल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए वो मित्र भी गांधी जी को मांसाहारी बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। अतः लेखक के गांधी जी के मित्र ने उनको न्योता दिया कि चलो आज थिएटर में हम लोग खाना खाते हैं। और दोनों मित्र चले भी जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल है, हार्वेन होटल में भोजन करना था। वो होटल मेरी नज़रों में महल था, बहुत ही सुंदर महल की तरह। गांधी जी कहते हैं वो होटल नहीं महल था। सैकड़ों के बीच में हम दो मित्र एक मेज़ पर बैठे। मित्र ने सबसे पहले सूप था मंगवाया। मैं उलझन में पड़ गया। मित्र से पूछता परोसने वाले के पास बुलाया। बोला उसने मित्र से नहीं पूछा बल्कि परोसने वाले से पूछा कि क्या इसमें मांस है। तो उनका मित्र जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या जंगलीपन जैसे तुम बात करते हो। अगर तुम्हें इस होटल से भोजन नहीं करना है तो चलो तुम्हें मैं बाहर ले जाता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें मत किया करो। और फिर गांधी जी उनकी बात को मान लेते हैं और वे बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर भी जाने पर क्या होता है कि शाकाहारी होटल उन्हें मिलती ही नहीं है, और एक अगर शाकाहारी होटल है तो वो भी बंद है। गांधी जी खुश हो जाते हैं कि चलो भोजन तो नहीं मिला लेकिन मैं ठीक हूँ, ये सोचकर वो खुश होते हैं। लेकिन अपने मित्र को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और उनके मित्र के से बहुत उनका अच्छी अतरंग मित्रता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे तौर तरीके अपना लूँगा। और उनके चिंता को उन्होंने दूर किया, क्योंकि वो अपने मित्र से डरते भी थे। वो कहते हैं कि मुझे उनका भय दूर कर देना जरूरी मालूम हुआ। मैंने निश्चय किया कि जंगली नहीं रहूँगा, सभ्यों के तौर तरीके सीखूँगा। मैंने सभ्यता सीखने का अपने सामर्थ्य से बाहर का छिछला रास्ता अपनाया। यानी कि सभ्य बनने के लिए वो सारे रास्ते को अपनाना चाहते थे, चाहे वो कैसा भी हो। विलायती होते हुए बॉम्बे काट के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में ना फबने का ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर के कपड़े बनवाए। गांधी जी कहते हैं कि मैंने बॉम्बे से अपने कपड़े ले गए थे, लेकिन वो कपड़े पहनकर मुझे लगा कि मैं शायद सभ्य नहीं दिखूंगा, मेरे में फबेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में अच्छे दुकान से, अच्छे स्टोर से, आर्मी और नेवी स्टोर से उन्होंने कपड़े मंगवाए। उसके लिए उन्होंने अच्छे कीमत भी चुकाए, बहुत अच्छा ज़्यादा पैसे भी उन्हें इसके लिए देना पड़ा। फिर उन्होंने एक टोपी भी खरीदी, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ और उनके शौक़ क्या हो गए, बढ़ते चले गए। बोले कि एक कपड़े से क्या होता है। फिर उन्होंने बहुत सारे कपड़े सिलवाए और उनके बहुत अच्छे पैसे भी उनको चुकाना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी में अंग्रेज़ जो है वो पहनते हैं तो सोने की चेन जो है वो उनके जेब से लटकती है, इसलिए उन्होंने असली सोने के चेन भी मंगवाए और वो भी आ गई। फिर वो कहते हैं कि अतः मैं टाई बांधने की भी कला मैंने सीखी, सारे कपड़े भी लिए, सब कुछ किया मैंने, फिर टाई बांधने की भी कला सीखी। और आगे वो थोड़ी सी व्यंग करते हैं, कहते हैं कि इस पंक्ति में कि देश में तो आईना हजामत के दिन ही देखने का काम पड़ता था, पर यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई ठीक बांधने, बालों को ठीक पटियाँ पाड़ने और मांग काटने में रोज़ कोई 10 मिनट तो नष्ट हो ही जाते थे। वो कहते हैं कि हम लोग भारत में जब रहते थे तो अपने गांव में सिर्फ हजामत के दिन ही शीशा देखा करते थे, यहाँ तो रोज़ ही प्रतिदिन शीशा देखना है, अपने कपड़े भी शीशा के सामने खड़े होकर पहनना है, ठीक करना है, बाल भी ठीक करना है, ये यहाँ कहते हैं। और इससे उनको क्या लगता है कि ये समय की बर्बादी है। बोलते रोज़ मेरे इससे 10 मिनट नष्ट हो जाते थे।
पर इतनी टीम टाम ही बस ना थी। लेकिन आगे कहते हैं कि सभ्य बनने के लिए सिर्फ कपड़े की आवश्यकता नहीं थी वहाँ इंग्लैंड में सभ्य बनने की परिभाषा अलग ही है। कहते हैं कि वहाँ सभ्य बनने के लिए पोशाक तो चाहिए ही, अच्छे कपड़े तो चाहिए ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए कि तुम्हें नाचना आना चाहिए, यानी कि सभ्य पुरुष वहाँ नाचना जानते हैं, फ्रेंच बोलना जानते हैं और लच्छेदार भाषण करना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब मुझे सभ्य माना जाऊंगा, तब मैं यहाँ सभ्य माना जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने नाचना सीखने के लिए उन्होंने एक क्लास ज्वाइन किया। वे एक क्लास में भर्ती हुए और उसके लिए उन्होंने 3 पाउंड फीस दिए और 3 हफ्ते उन्होंने सीखे और उसके लिए 6 सबक यानी 6 स्टेप उन्होंने नाचने के सीखे। लेकिन फिर भी उनके ताल जो हैं, उनके पैर जो हैं वो ताल पर बैठते नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि पियानो बजाना सीखते हैं। अगर मैं पियानो बजाना सीख जाऊंगा तो ताल और सुर का भी मुझे ज्ञान हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इससे नहीं, मुझे वायलिन बजाना सीखना चाहिए। वायलिन बजा लूँगा तो ताल सुर का पता चलने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 पाउंड फिर खर्च किए वायलिन खरीदने में और वायलिन भी उन्होंने खरीद लिया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले नाचना सीखा, फिर वायलिन खरीदा, फिर वायलिन की तालीम ली। उसके बाद क्या था, लच्छेदार भाषण, वो भी सीखना था। तो उसके लिए भी उन्होंने एक उस्ताद को खोज लिया और वे उस्ताद उनको क्या करने लगे, भाषण सिखाने लगे। इसी बीच वो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। तो एक बेल साहब थे जिनकी वो पुस्तकें हमेशा पढ़ा करते थे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती थी। उसमें संस्कृति सभ्यता के बारे में भी लिखी होती थी। तो वो पढ़ते पढ़ते उनको बेल की बातें याद आ गई कि क्या ये है, कैसा मैं सभ्य बन रहा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, सिर्फ मैं कपड़े से सभ्य बन रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर से दिखावा के लिए मैं सभ्य बन रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार कैसे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और वे कहते हैं कि जैसे बेल की किताबें पढ़ने पर, उनकी बातें पढ़ने पर जैसे मेरे कानों में घंटी बज गई और मैं आत्मग्लानि से भर उठा और मैंने कहा कि मुझे ये इंग्लैंड की ज़िंदगी नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जाग गया, जैसे मैं सोया हुआ था बहुत दिन से, मैं जाग गया। मुझे इंग्लैंड की ज़िंदगी कहाँ बितानी है, लच्छेदार भाषण करना सीख कर क्या होगा, नाच कर सभ्य कैसे बनूंगा, वायलिन तो अपने देश में भी सीखा जा सकता है। गांधी जी यहाँ कहते हैं कि इंग्लैंड की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ सभ्य बनने के लिए भाषण सीखना पड़ता है, नाचना सीखना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या नाच कर मैं सभ्य बन सकता हूँ, वायलिन बजाकर मैं सभ्य बन सकता हूँ, भाषण देकर मैं सभ्य बन सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। और वे सारे जितने भी संगीत के उन्होंने जो भी सामान खरीदे, जो भी चीज़ें खरीदे, वो उन्होंने सभी अपने मित्रों को बांट दिए, वापस कर दिए, क्योंकि उन्हें आत्मबोध हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन जोड़ना चाहिए, ना कि इन सभ्य बनने के चक्कर में अपना समय नष्ट करना चाहिए। यहाँ पर वो बहुत अच्छे शब्दों में लिखते हैं कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या धन जोड़ना चाहिए, मुझे अपने धंधे के लिए ज़रूरी तैयारी करनी चाहिए, मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि मुझे सदाचार व्यक्ति बनना चाहिए, अच्छे रास्ते की ओर चलना चाहिए, मेरे विचार अच्छे होने चाहिए, तभी मैं सभ्य बन सकता हूँ। और ये जो इंग्लैंड की सभ्य बनने का जो लोभ है वो मुझे छोड़ देनी चाहिए। और वे छोड़ भी देते हैं और फिर अपने जो शिक्षक हैं उनको बहुत ही प्रेम से एक पत्र लिखते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। इन्हीं विचारों की धुन में उपयुक्त उद्गारों से पूर्ण एक पत्र मैंने भाषण शिक्षक को लिखकर भेजा। फिर मैंने 2-3 पाठ ही लिए थे। नृत्य शिक्षक जो थे उनको भी ऐसा ही उन्होंने एक पत्र भेजा। वायलिन के जो शिक्षक थे वो साथ उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक अच्छा संबंध उनका था। वो वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि ये वायलिन जो बेच देना, जितने भी पैसे मिले आप इसे बेच दें। उनके साथ कुछ मित्रता
का सा संबंध हो गया था। इससे उसके सामने मैंने अपने मन की बात कही। मेरे नाच आदि के जंगल में से निकल जाने पर बात उसने पसंद की। जो वायलिन के जो शिक्षक थे वो भी बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने सोचा कि गांधी जी ये नाच गान से वो बाहर निकल गए हैं तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर उन गांधी जी कहते हैं कि सब बनने की मेरी सनक कोई 3 महीने तक चली होगी। पोशाक के टीम टाम तक बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया। कहते हैं कि अंतिम चलो मैंने गलती तो की थी, वे अपनी गलती को यहाँ पर स्वीकार करते हैं और कहते हैं ये जो सनक थी मेरी सभ्य बनने की, ये 3 महीने तक चली, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पोशाक हो गए थे तो पोशाक के टीम टाम थोड़े कई वर्षों तक चले, लेकिन मैं विद्यार्थी बन गया था। कहते मैं गया था वहाँ उनकी इंग्लैंड की संस्कृति के चकाचौंध में मैं थोड़ा अपने आप को भूल गया था, लेकिन मैं फिर अपने पाँव वापस ले आया और मैं अब क्या बन गया हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी बन गया हूँ। फिर अंतिम में वो कहते हैं कि कोई यह ना समझे कि नाच आदि के मेरे प्रयोगों के मानी यह है कि मैं उस समय स्वच्छंद बन गया था। ध्यान से देखने पर पाठकों को उनमें बुद्धि विचार भी मिलेगा। इस मोह काल में मैं कुछ अंश में सावधान था। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च नपा तुला था, महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च नहीं करता था। यह निश्चय रखा था बस की सवारी और डाक खर्च भी रोज़ लिखता था और सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ यानी पैसा मिला लेता था। यह आदत अंत तक कायम रही। अंतिम में लेखक कहते हैं यानी कि गांधी जी कहते हैं कि इसे पढ़कर तुम ये मत समझना कि मैं स्वतंत्र विचार का बन गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जो भी किया उससे तुम्हें एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी चकाचौंध में खोना नहीं चाहिए और एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए और साथ ही साथ अपने दिन भर का दिनचर्या का भी लेखा जोखा रखना चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रतिदिन दिनचर्या का लेखा जोखा रखता था, अपने खर्च का हिसाब रखता था। तो आज के विद्यार्थी से भी वो आग्रह करते हैं कि सभी विद्यार्थी को भी अपने दिनचर्या को लिख कर रखना चाहिए और खर्चे का भी हिसाब रखना चाहिए। यहाँ पाठ में मुख्य उद्देश्य दिया गया है। पहला उद्देश्य है सभ्य कपड़ों के पहनावा से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से बनते हैं। यहाँ गांधी जी कहते हैं कि हमें भ्रम है, हम भारतीयों को या भी सभी को भ्रम है कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से ही हम सभ्य नहीं बनते हैं, बल्कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे अच्छे विचार हैं तो हम अच्छा व्यक्ति एक बनते हैं। दूसरा उद्देश्य है मनुष्य को कभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ गांधी जी जोर देते हैं इसमें कि मनुष्य जो है कहीं भी रहे, विश्व के किसी भी कोने में रहे, अपनी मातृभूमि की अपनी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और ना ही दूसरे के सभ्यता या संस्कृति को अपनाना चाहिए। उसी को अपनाना चाहिए जो हमें अच्छा लगे उसी बात को अपनाना चाहिए, ना कि उसके चकाचौंध में खो जाना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पूरी कहानी में एक विचार से सभ्य बनने की प्रेरणा देते हैं गांधी जी। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे अंतिम का है आखिरी, प्रयास का अर्थ है कोशिश, न्योता का अर्थ है निमंत्रण, संकोच का अर्थ है झिझक, बाट जोड़ना का अर्थ है प्रतीक्षा करना, भय का अर्थ है डर, सामर्थ्य का अर्थ है शक्ति, योग्यता, छिछला का अर्थ है घटिया। साथ में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं हम लोग वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और पाठ भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं पाठ को। धन्यवाद।